आतमजीत सिंह साहब, एक दो चीजें मैं बताऊं। देखिए, दो थ्योरी चल रही हैं। जो एक तो अजीत झा साहब ने जो कहा कि शहरी सीट पे ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा पकड़ होती है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की। एक इस थ्योरी को भी बहुत से लोग बोल रहे हैं। दूसरी एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि गुजरात में जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस को मैं सीट तो बहुत कम, सीट तो बीजेपी ने स्वीप किया था, 156 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 27.28% वोट मिले थे, आम आदमी को 12.92%। दोनों ने मिलकर करीब 40% से ऊपर वोट पाए थे, 40-41%। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज की तारीख में जिस तरह से स्थिति गुजरात में है, उस गुजरात में अगर ये दोनों लोग साथ जाते हैं तो शायद अगले विधानसभा में कुछ हो सकता है। अभी विधानसभा इलेक्शन हालांकि काफी दूर है। मैं इसलिए इस बात को, अच्छा एक चीज और मैं कहूं कि राघव चड्ढा के बारे में सबको ये लग रहा है कि भाई राघव चड्ढा इतना जूनियर, लेकिन ये लोग याद रखें कि राघव चड्ढा ने पंजाब को डिलीवर किया था आम आदमी पार्टी के लिए। राघव चड्ढा ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे और उन्होंने वो डिलीवर किया। अब वो रिजल्ट कैसे आया उसका हम लोग जो भी बात करें, लेकिन उन्होंने वहां डिलीवर करके दिया है। तो इसलिए राघव चड्ढा अगर यहाँ आके नेगोशिएट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में शायद इस समय जो बाहर लोग हैं, उनके आधे लोग तो जेल में रहते हैं, जो बाहर लोग हैं उसमें सबसे सक्षम शायद राघवी चड्ढा हैं, जो शायद इस तरह के नेगोशिएशन ठीक कर लेते हैं। मैं अब इसी पे आतमजीत सिंह साहब आपसे यही बातचीत है कि ये कांग्रेस के साथ, भाई पहले भी कांग्रेस उनके साथ आई थी, उनको उन्होंने सपोर्ट किया था दिल्ली में, फिर ये कहा गया भाई वो कांग्रेस ही को खत्म कर दी। कांग्रेस का एक पुराना एक्सपीरियंस कुछ लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं रहा है आमद, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मेरे ख्याल में सारे लोग बहुत पुरानी बातों को हर दल बुलाने की कोशिश कर रहा है, खास करके 2024 के हम तो उसको सफलता ही मानेंगे, जो भी सफलता हुई है 241 सीट तक पहुंचने की या 232 सीट तक पहुंचने की। मैं इस पे आतमजीत सिंह साहब, ये ओवरऑल जो होने की बात हो रही है उस पे आपका एक कमेंट चाहूंगा। जी, पहले हरियाणा पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी एज अ इंडिया ब्लॉक फाइट करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने दुश्मन बड़ा है और दुश्मन सिर्फ बीजेपी या मोदी सरकार नहीं है, आरएसएस पूरा मोदी सरकार के पीछे। और आरएसएस की विचारधारा से अगर इस देश को मुक्त करना है तो सेक्युलर वोट सारा जब तक इकट्ठा नहीं होगा, सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक ये काम नहीं होगा। एज ए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने यूपीए 1-2 में इसी बात का ख्याल रखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, और चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो शिवसेना हो या शिवसेना के दूसरे संगठन हो, एनसीपी हो, ये सब लोग साथ जुड़ के एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरा, आपको याद होगा उस टाइम जब संसद लगती थी तो संसद में साफ साफ कहा जाता था कि ये सांप्रदायिक पार्टी और ये झगड़े करवाती है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। तो उस समय लोगों को वो भाषा समझ में आती थी, इसीलिए यूपीए 1-2 सरकार अल्पमत में कांग्रेस होने के बावजूद सरकार 10 साल चला गई। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कुछ कमियां रही यूपीए 2 सरकार की, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देने का मामला हो, या कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे सरकार का बैक ट्रैक हो। फिर कोयला और 2G 3G स्कैम जब आया तो उसमें बिखराव हुआ और मोदी जी ने कुछ वादे किए थे। उस समय मोदी जी ने वादा किया था कि मैं एमएसपी पे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करूंगा, मैं सारा काला धन वापस लेके आऊंगा और मैं 2 करोड़ नौकरियां भी दूंगा। अब हरियाणा के मसले क्या है? दूसरा विषय जो आपने रेज किया अर्बन रूरल वोट का, तो 42 सीटें कांग्रेस लेके आई और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही, जो उनको एक लोकसभा सीट दी गई। कुल मान लीजिए अगर 8 या 9 विधानसभाएं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती, उसमें 4 में वो लीड कर रहे थे। तो कल जो फॉर्मूला दिया गया था केसी वेणुगोपाल द्वारा, वो कहा गया था कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को, 1 कम्युनिस्ट को और 1 समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है। तो 5-1-1 का फॉर्मूला दिया गया। अब उस पर रीनेगोशिएशन हो रही है। हालांकि संजय सिंह ने उसको वेलकम किया था और ये कहा था कि संदीप पाठक और सुशील गुप्ता, जो हमारे इलेक्शन भी लड़े कुरुक्षेत्र में और जो प्रभारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, पर वो आगे बात करेंगे। अब राघव चड्ढा बीच में कैसे आते हैं, कौन लेके आया राघव चड्ढा को? ये आम आदमी पार्टी की अब इंटरनल पॉलिटिक्स है कि क्या वो एज अ कॉन्ड्यूट काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, जो
आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल क्योंकि तिहाड़ में है, तो क्या वो तिहाड़ जाके उनसे बात करते हैं, इसलिए वहां से बात, जितनी वार्ता उनकी होगी वो टू एंड फ्रो, इसलिए उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का संगठन बता सकता है, हालांकि प्रभारी वहां दो हैं, सुशील गुप्ता है, संदीप पाटिल। एक बात का ध्यान आकर्षण मैं आपको और करना चाहूंगा, कल ही देवेंद्र यादव जो पंजाब प्रभारी थे लोकसभा इलेक्शन के, और वहां पे आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे थे। उसमें 8 सीटें कांग्रेस पे आई, 3 आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी ने अलायंस करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पंजाब में सरकार थी। कल देवेंद्र यादव ने यह कहा, जब अमानतुल्लाह खान पे वक्फ बोर्ड का केस लगा, तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के केस में अमानतुल्लाह के साथ जो हो रहा है वो ठीक है। करप्शन के मामले में लिप्त है आम आदमी पार्टी, चीटिंग के मामले में लिप्त है, वक्फ बोर्ड के मामले में लिप्त है, और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिसकी अपॉइंटमेंट राहुल गांधी के ऑफिस से हुई है, वो ये बात कह रहा है। तो उसके बाद ये बयान आता है राहुल गांधी का, तो इसका मतलब है राहुल गांधी जो है वो पार्टी की दिशा तय कर रहे हैं, और जो देवेंद्र यादव बता रहे हैं वो पार्टी की दशा बता रहे हैं। और हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही मामला है। अब आपने खिलाड़ियों की बात की, खिलाड़ियों में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिलने गए। जुलाना से शायद अगर इलेक्शन लड़ेंगी तो जुलाना से वो लड़ेंगी, और बादली से आपके बजरंग, दूसरे हाँ वो लड़ेंगे, बजरंग पुनिया लड़ेंगे। हालांकि उनको केसी वेणुगोपाल के पास भेज दिया गया। कोई टिकट फाइनल नहीं है, उन्होंने कोई टिकट मांगी या नहीं मांगी इस पे कोई बयान नहीं है। सिर्फ एनडीटीवी, इंडिया टुडे और कुछ गोदी मीडिया समाचारों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि इलेक्शन का कोई अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से अगर लड़ेगा भी तो बजरंग पुनिया लड़ेगा, विनेश फोगाट तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा, जितना मैं उन लोगों को जानता हूं। खैर वो मेरा अपना विषय है, हो सकता है कि दोनों लड़े, हो सकता है कोई भी न लड़े। अब आप आ जाइए आम आदमी पार्टी के अलायंस हरियाणा। दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया था कि हमारा कोई अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो। दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात बोली है, कुमारी शैलजा ने ये बात बोली है। भूपेंद्र हुड्डा का हालांकि इस पे कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में लड़ाई। राव नरबीर सिंह जो बादशाहपुर से आते हैं, और राव इंद्रजीत क्योंकि खफा हैं अपनी बेटी की टिकट के लिए भी, और वहां पे जो 15 विधानसभाओं में 2014 में 14 विधानसभाएं जीत के आई थी बीजेपी के लिए, और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में 11 विधानसभाएं जीत के आई। तो राव नरबीर सिंह ने खुले मन से ये कह दिया था कि मैं अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से टिकट लेके आऊंगा। ये राव नरबीर सिंह का बयान है। और अहिरवाल बेल्ट जो 15 सीटों की आती है, क्योंकि मानेसर में दया सिंह जी भी इनका ऑफिस है और वहां रहते हैं, तो ये भी बात की पुष्टि करेंगे कि वहां अहिरवाल बेल्ट में बहुत खिलाफत है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनाया गया और एक दफा वो मोदी सरकार में रहे। उसके अलावा उनको कोई इंपॉर्टेंट रैंक नहीं दी गई, उनको कोई पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यहां तक कि मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के कार्यकाल में उनके ओएसडी, उनके ड्राइवर और छुटभैया नेताओं को खड़ा किया गया राव इंद्रजीत को डाउन करने के लिए। और राव नरबीर सिंह ने जब वहां पे बादशाहपुर का एमएलए इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जिस कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया, हालांकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उनकी डेथ हो गई है, वो खुले तौर पे उन्होंने उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करके बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये सब चीजें बादशाहपुर में हुई। और गुड़गांव में लास्ट मिनट पे जब आपने कैंडिडेचर अनाउंस किया राज बब्बर का, उसके बाद जो 3 लाख की लीड थी 2019 में, वो घट के 70,000 रह गई। उसमें भी संगठन की कमजोरी रही, वो सबको साथ लेके नहीं चल पाए। और इसी वजह से अहिरवाल बेल्ट में अब ये बात आ गई है कि इस बार 15 सीटों में 10 या 11 सीटें कांग्रेस की आने की गुंजाइश है, क्योंकि वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो डेफिनेटली बन रही। जितने भी पोल सर्वेज आए हैं, आपने शायद और भी प्रोग्राम किए होंगे, 63 से 68 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं, जबकि 7 इंडिपेंडेंट और बैलेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रॉब्लम ये भी है कि वो किसको, जो उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो भी अपनी सीट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कि जो दलित वोट बैंक है, 21% दलित वोट,
उसको हिंदुत्व के नाम पे 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी बटोर के रखी, संजोग के रखी। उनको ये लगा कि दलित जो ओबीसी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का वोट है, और जाट वर्सेस नॉन जाट करके उन्होंने 2014 और 19 में अपना वर्चस्व कायम रखा। अब ये जो दलित वोट है ये खिसक गया है। और दूसरी बात यह है कि जो 44 सीटें जिसपे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में लीड लेके लड़ी है, वो 44 सीटें शहरी क्षेत्र की आती, जहां वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, या बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है, ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्यादा है। उन 44 सीटों पर कांग्रेस सम्मान यात्राएं निकाली गई। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को वहां का चार्ज दिया गया है। रूरल बेल्ट का चार्ज सारा भूपेंद्र हुड्डा के पास है। तो वेल डिवाइडेड है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसलिए एडजस्ट किया जा रहा है क्योंकि आगामी आने वाली लड़ाई में, चाहे वो गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, या दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेक्ट करेगी कि जिस तरीके से वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एडजस्ट कर रही है, दिल्ली के इलेक्शन आते आते कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी जो है वो मैनेज एडजस्ट करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ लीड पोजीशन में है दिल्ली के अंदर। जी।